कि क्या तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन के पास कोई और विकल्प था? तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ा वोट बैंक है, तो ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार को क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर रही है? ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन इसके अपने बड़े खतरे हैं और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़े। और नीतीश कुमार जैसे नेता को मुझे लगता है कि ये एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह मजबूर हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पेश करने के लिए। आज महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर चुप्पी साधे। तो सवाल उठाया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार का क्या होगा? वो एनडीए जो महागठबंधन में तकरार पर कूद रही थी, अब क्या करेगी? बीजेपी ने तो महादरार कहा था, अब तो पासा पलट गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही गहलोत और तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर आवाज उठा दी थी और अमित शाह का बयान याद दिलाया था। तो क्या अब ये कह सकते हैं कि तेजस्वी को महागठबंधन ने अपनाया और नीतीश को बीजेपी ने ठुकराया? इसके अलावा तेजस्वी ने जीविका दीदियों से लेकर सरकारी नौकरियों के जो वादे किए हैं, वो क्या नीतीश के वोट बैंक में सीधी सेंध है? आज हम डिस्कस करेंगे तेजस्वी के वादों और महागठबंधन ने नीतीश का वोट बैंक कैसे हिलाया, एनडीए की चुप्पी का राज क्या है और बिहार की राजनीति में आज का ये मोड़ क्या उलटफेर ला सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब आशुतोष सर के लिए कोई सवाल तो नहीं, सबको पता है कि आज बिहार में जो हुआ उसके बाद जो सीएम उम्मीदवार बनाया गया। सर, आपके विचार? देखिए अंकुर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग लगातार पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से प्रचार कर रहे थे। देखिए कि महागठबंधन के अंदर जबरदस्त लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उसी तरीके का की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है और कारण बनी थी, जिसकी वजह से 2020 में महागठबंधन की हार हुई थी। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा था कि महागठबंधन में इस बात को लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरीके का कोई संशय नहीं है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि हमारे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी उसी तरीके की बातें करने लगते हैं जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि इन तमाम आशंकाओं पे, इन तमाम तरीके की जो प्रोपेगेंडा थे, उस पर विराम लगना चाहिए। सवाल आज की तारीख में यह है कि क्या तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन के पास कोई और विकल्प था? वो लगातार सर्वे ये बता रहे हैं कि उनमें और नीतीश कुमार के बीच में लंबा चौड़ा गैप बन चुका है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आज की तारीख में कौन है पसंदीदा चेहरा, तो तेजस्वी यादव पिछले 4-5 महीनों से लगातार नीतीश कुमार से बहुत आगे चल रहे हैं। वैसे में महागठबंधन के पास किसी तरीके का कोई विकल्प नहीं था। दूसरा, महागठबंधन और आरजेडी महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, तो क्या फिर कोई विकल्प था उसके अलावा? तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो ये कि तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ा वोट बैंक है और वो है एमवाई गठबंधन। उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। अब इस गठबंधन में अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस तरीके से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा दांव है। बड़ा दांव इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत जो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 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 प्रसार है वो अभी भी ईबीसी तबके में उस तरीके से नहीं हो पाया है। और ईबीसी जो तबका है, जो अति पिछड़ा वर्ग है बिहार के अंदर, जो बिहार के राज्य की आबादी का तकरीबन 30% है, वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मजबूती मानी जा रही थी। मुकेश सहनी जिस पार्टी से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उसका बिहार के अंदर 2.6% उसकी आबादी है। वो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। निषाद कम्युनिटी, केवट कम्युनिटी के वो एक तरीके से नुमाइंदे हैं और निषाद कम्युनिटी में भी मल्लाह कम्युनिटी जो है वो बहुत पावरफुल, बहुत सशक्त है। तो अगर आप एमवाई में 2.6% के अगर मल्लाह कम्युनिटी को जोड़ देते हैं, तो ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है।
अगर वो मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करते तो ये हो सकता था कि मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहते, लेकिन उनके समुदाय को एक गलत संदेश जाता। तो ये जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। एक, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चुनाव के पहले चेहरे के तौर पर है और अगर महागठबंधन जीता तो वही मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, जो एनडीए गठबंधन का जो अपना सामाजिक आधार है, उसमें गहरे तरीके से सेंध लगाने की कोशिश है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की गई है कि हमारा मुख्यमंत्री तो बिल्कुल स्पष्ट है, अब आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन है। चौथा, सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि जब इधर से तेजस्वी यादव को महागठबंधन अपना मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही है, तो फिर नीतीश कुमार को क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर रही है। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2020 में जब यही सवाल अमित शाह से पूछा गया था, तो अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और अब ये विवाद पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, इसमें फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो 2020 में आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे, 2025 के विधानसभा के चुनाव में आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये बात आप खुलकर क्यों नहीं कहते? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? तो ये प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है कि टैक्टिकली भी और अदरवाइज भी ये महागठबंधन की तरफ से एक बड़ा कदम है और एनडीए के लिए अब मुश्किल आने वाली है। या तो वो नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करे या फिर वो स्पष्ट करे कि महाराष्ट्र मॉडल यहाँ फॉलो होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनाएगी अगर वो जीतती है तो। और वो कब तक नीतीश कुमार को ढोएगी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार के अंदर एक जमाने में बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी से बड़ी पार्टी थी। आज बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की तुलना में काफी बड़ी पार्टी बन गई है। तो कोई भी पार्टी अपना मुख्यमंत्री रखना चाहेगी, वो दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री को लेकर क्यों आगे बढ़ना चाहेगी? आपने कहा कि अब नीतीश कुमार को 2020 में ये घोषित करने के लिए तैयार थे, 2024 में 25 में अभी नहीं है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया। थोड़े दिन पहले ये लगातार बता रहे थे कि महादरार है महागठबंधन में, ये एक नहीं है ये लोग। लेकिन तो अब क्या एनडीए के अंदर ये होगी बातचीत कि अब नीतीश के अंदर के लोग आवाज उठाएंगे कि नीतीश को अब घोषित करो ही करो, क्योंकि अब तक तो ये सांत्वना मिल रही थी महागठबंधन में भी दरार है, अब तो इकलौती यहाँ पे दरार है अब, और इंडिया जो कि महागठबंधन है वो उठाएगा भी तेजी से, तो कितना बड़ा फिर विवाद होने वाला है? नहीं, ये एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर पेश होने वाला है, दो वजह से। एक तो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश ना करे। अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करती है तो जो 30% अति पिछड़ा वर्ग है उसके बीच में कैसा संदेश जाएगा, और जो जनता दल यूनाइटेड का अपना सामाजिक आधार है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हो सकता है उसके अंदर नाराजगी हो और हो सकता है वो उसको ये लगने लगे कि चूंकि नीतीश कुमार को डंप किया जा रहा है, उनके समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना करें, तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में एक सोच बनती जा रही है, वो ये कि नीतीश कुमार अब बिहार के अंदर बड़े लोकप्रिय नेता नहीं है, उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी के साथ नीचे घटी है। तेजस्वी यादव उनसे बड़े नेता हैं और अगर आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं तो जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और जो जो एंटी इनकम्बेंसी है, मुझे लगता है कि वो इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा है और बीजेपी उससे अपने आप को दूर रखना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को नहीं पेश कर रहे हैं, इसका संदेश स्पष्ट है कि बीजेपी अब बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाएगी, उनका अपना मुख्यमंत्री होगा और बिहार को नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो रणनीतिक स्तर पर ये एक चतुराई भरा कदम जरूर दिखाई पड़ सकता है, लेकिन इसके अपने बड़े खतरे हैं और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़े इसमें। अगर अभी घोषित नहीं किया नीतीश कुमार को सीएम फेस, बाद में तो नहीं करेंगे, सबको पता है, तो नीतीश कुमार को भी नहीं पता होगा ये बात, तो फिर रहेंगे फिर एंड तक, बाद में ना घोषित होने के लिए तैयार हैं, तैयार होंगे? नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल काम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पेश नहीं हो रहे हैं, तो चुनाव के बाद वो क्या रणनीति अख्तियार करेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे? क्या वो पलटी नहीं मारेंगे? ये सारे दरवाजे पूरी तरीके से खुले। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था और तब उद्धव ठाकरे ने यह बात कही थी कि अगर एनडीए गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनेंगे।
लेकिन चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया, लंबे समय तक खींचतान चलती रही और अंत में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और फिर वो शरद पवार कांग्रेस पार्टी के साथ आए और वहां उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। चुनाव साथ लड़ रहे इसका ये मतलब कतई नहीं है कि चुनाव के बाद भी वो साथ रहेंगे। और नीतीश कुमार जैसे नेता को मुझे लगता है कि ये एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो रही है। उनकी तुलना एकनाथ शिंदे जैसे बिल्कुल नए नवले नेता से की जा रही है। जो बात हम और आप समझते हैं, जो बात बिहार का हर नागरिक समझता है, वो नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ रहे होंगे कि उनके साथ दांव किया जा रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल 20 साल तक करने के बाद अब उनको किनारे फेंकने की तैयारी कर रही है। तो वो भी तो अपनी कोई ना कोई रणनीति बना पा रही है जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होगी। तो नीतीश कुमार भी कोई ना कोई प्लान बी पे या प्लान सी पे या प्लान डी पे काम कर रहे होंगे और उस प्लान बी सी और डी में ये भी हो सकता है कि वो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार उनका साथ दे सकते हैं। और चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार के पास पर्याप्त सीटें रहे और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने की तैयार ना हो तो वो पलटी भी मार सकते हैं। तो ये जो खतरा है ये हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जानते बूझते एक बड़े खतरे को उठा रही है और इसमें रिस्क ज्यादा है। अगर वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर इसने हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है, मैं भी इस बारे में इस संभावना को मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह मजबूर हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने के लिए। सारे नुकसान सारे फायदे देखते हुए अभी आपको आखिरी सवाल, पलड़ा किसका भारी या झुका हुआ लग रहा है? नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं और मुझे इस बारे में कहने में कोई गुरेज नहीं है। मेरा अपना विश्लेषण है, मेरा अपना आकलन है। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर अभी भी महागठबंधन को एज है। अब आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अगर परिस्थितियां बदलती है तो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि महागठबंधन को एज है। और आशुतोष जी ये आज बात कह रहे हैं, ये इसको बाद में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन वाली बात भी करेंगे, तो बाद में ये क्लिप काट के बाद में ना चली जाए, क्योंकि फिर ऐसा भी होता है कि पुराने डायलॉग निकाल के बाद में चलाए जाते हैं। लेकिन खेल बदलेगा तो बयान बदलेंगे, लेकिन अभी तक तो सबको ये लग रहा है कि महागठबंधन की एज है। तो देखते हैं अभी एज ये कहां तक रहेगी। तेजस्वी ने तो अभी महागठबंधन ने अपना दांव खेल दिया है, अपना सब साफ कर दिया है अपना पाला, लेकिन एनडीए में अभी घमासान है। तो ये घमासान कितना और बड़ा होगा, नीतीश के लोग कुछ बोलेंगे या नीतीश वो करेंगे जो आशुतोष जी ने कहा कि प्लान बी सी डी पे काम कर रहे हैं, और अंत में ऐसा खेल खेलेंगे कि खिलाड़ी घुटनों के बल आ जाए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.